जी, अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर बेटा। आज आपका जो टॉपिक है वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। एल्काइल हैलाइड का ये सेकंड लास्ट टॉपिक है एलिमिनेशन रिएक्शन। इससे पहले क्लास के अंदर मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की दोनों टाइप्स SN1 और SN2 करवाया था। इसी तरह से जहाँ पे हमारे पास एल्काइल हैलाइड के अंदर सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, यानी एक हैलोजन एटम जाके उसकी जगह बाकी और बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल जब आते हैं तो सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, तो उसकी जगह वहाँ पे दूसरी जो रिएक्शन एल्काइल हैलाइड शो करता है सेकंड काइंड, वो कौन सी है आपके पास? वो एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं। अच्छा, एलिमिनेशन रिएक्शंस में आपको पहले डेफिनेशन का पता होना चाहिए। व्हाट इज एलिमिनेशन रिएक्शन? द केमिकल रिएक्शन in which two groups are eliminated from two adjacent carbon atom। ठीक है, अब देखें अगर आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है? द एलिमिनेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच two groups are eliminated from alkyl halide। अच्छा, दो जो ग्रुप एलिमिनेट हो रहे होते हैं टू एडजेसेंट कार्बन से ही हो रहे होते हैं। ठीक है, और एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं इसको। और ज़्यादातर एलिमिनेशन रिएक्शन हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ बेस होता है और इनका फाइनल जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा एल्कीन होता है, ये याद रखिएगा। अब इसमें आपके दो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। बीटा हाइड्रोजन इज़ नेसेसरी फॉर द एलिमिनेशन रिएक्शन, याद रखिएगा। अब ये नहीं पता कि अल्फ़ा और बीटा क्या चीज़ होते हैं, याद रखिएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन, ठीक है, आपने पूरी इसमें वो देखी। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इसकी कंडीशन क्या है कि बीटा हाइड्रोजन इज़ नेसेसरी फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, याद रखिएगा, इनको बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शंस भी हम कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इतनी बात तो समझ आ गई कि दो ग्रुप्स हमने निकालने। अब कैसे निकालने? एक्सप्लेनेशन में अगर मैं दिखाऊं, अगर आपको मैं एल्काइल हैलाइड का कोई एक मॉलिक्यूल ले लूं, जैसे इथाइल क्लोराइड मैंने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, CH2H5 और X। ठीक है, उसको अगर मैं देखूं तो खोल के आपके पास जो है वो किस तरह से बन जाएगा? एक सी ये है, एक ये, दो इथाइल, यानी कि दो कार्बन है इथाइल के अंदर। जिस कार्बन के साथ X लगा होगा, हैलोजन लगा होगा, क्योंकि एल्काइल हैलाइड है तो उसको अल्फा कहेंगे, और उसके साथ वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहेंगे। और बीटा कार्बन के आसपास जो हाइड्रोजन होंगे या उसके साथ जो हाइड्रोजन होंगे वो सारे बीटा हाइड्रोजन कहलाएंगे। अब जब मैं ऊपर डेफिनेशन में आपको बताती हूँ कि दो ग्रुप एलिमिनेट होते हैं, दो ग्रुप एलिमिनेट होते हैं। दो ग्रुप का मतलब है कि पहले स्टेप में या एक ग्रुप जो एलिमिनेट होगा वो कौन सा होगा? वो कार्बन के साथ मौजूद है हैलोजन ग्रुप होगा, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कोई भी हो सकता है। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये चला जाता है। ठीक है, अल्फा से हैलोजन जाता है और उसके साथ मौजूद कार्बन से बीटा हाइड्रोजन जाती है। इस तरह हमारे पास जब ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है और इस बॉन्ड को, और हमारे पास कार्बोनियम आयन रास्ते में बनता है। क्या बनता है? कार्बोनियम आयन बनता है। कार्बोनियम आयन जो है वो, ये देखिए अगर गौर से आप, कार्बोनियम आयन बनता है। अच्छा, इस रिएक्शन में अगर आप देखें ना तो थोड़ा सा मैं इसको वो कर गई हूँ, आप इसमें ये सी रहने दीजिए, ये सी ये हटा दीजिएगा। ठीक है, यूँ कर लें आप, यूँ कर लें तो ये आपका अल्फ़ा से चला गया, ये आपका बीटा कार्बन है। ठीक है ना, बीटा हाइड्रोजन। ओके गर्ल्स, तो अब समझ आ गई आपको कि बीटा हाइड्रोजन जो है वो क्या होगा कि पहले स्टेप में आपका हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा अल्फ़ा से, और सेकेंडली आप उस जो कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन होगी वहाँ पे पहले स्टेप में कार्बोनियम आयन, अगर आपको नज़र आ रहा है, ये कार्बोनियम आयन बन जाएगा। कार्बन जब 3 वैलेंसीज शो करता है तो कार्बोनियम आयन बन जाता है। कार्बोनियम आयन को स्टेबलाइज करने के लिए साथ जो हाइड्रोजन है फ़ौरन अपना यहाँ बॉन्ड दे देता है, यहाँ क्या देता है? अपना बॉन्ड दे देता है, और बनने वाली प्रोडक्ट हमारे पास हमेशा एल्कीन बनती है। याद रखिएगा, पॉसिबिलिटी यहाँ पे दो ही है, यानी कि अगर मैं ये रिएक्शन करने जाती हूँ, यहाँ तो एलिमिनेशन होगी, यहाँ सब्स्टिट्यूशन होगी। एलिमिनेशन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड, ये याद रखिएगा। और सब्स्टिट्यूशन में आपके पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल लग सकता है। OH आ जाए तो अल्कोहल बन जाएगा, OCH3 आ जाए तो ईथर बन जाएगा, NH2 आ जाए तो एमीन बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो इससे नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊंगी कि इसमें कंडीशंस क्या होती हैं, लेकिन फ़िलहाल हम एलिमिनेशन कर रहे हैं यहाँ पे।
तो एलिमिनेशन तो बहुत आसान हो गया, ठीक है जी। इसका मतलब है कि जैसे ही पहले स्टेप में हमारे पास हैलोजन रिमूव हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में और मेरा कार्बोनियम आयन बन जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पे ये क्या बना हुआ है, ये यहाँ पे ये कार्बोनियम आयन बन गया है। इस कार्बोनियम आयन जो होता है ये हमेशा क्या होता है, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। और अनस्टेबल कार्बोनियम आयन को स्टेबलाइज करने के लिए हमेशा, अगर आपको नज़र आ रहा है तो बीटा हाइड्रोजन वहाँ पे अपना बॉन्ड देता है और इस तरह से हमारे पास वहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और हमारे पास HX मॉलिक्यूल वहाँ पे निकल जाएगा। लेकिन ये सारा कुछ किसकी प्रेजेंस में हो रहा होता है, यहाँ कोई ना कोई हम एलिमिनेशन के लिए हम यहाँ पे क्या डालेंगे, कोई बेस डालेंगे। ये याद रखिएगा कि ऑल एलिमिनेशन रिएक्शंस आर अकर इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन होती किस में है, बेस में, क्योंकि बेस जो है बेसिकली बीटा हाइड्रोजन को खाने के लिए जाती है, बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए जाती है और हमारे पास फिर एलिमिनेशन प्रोडक्ट एल्कीन बनता है, ठीक है। इसमें इथीन बना है, तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट कौन सी होती है, हमेशा ईन बनती है। ये याद रखिएगा, हमेशा ईन बनेगी, ये इसकी कंडीशन है, ठीक है। तो समझ आएगी मेरे बच्चा, ये पूरे का पूरा आपके पास ये पेज का फ़ोटो आ जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन और फिर एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए क्या ज़रूरी है, बीटा हाइड्रोजन, और बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन के साथ ही हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगी वो कौन सी आएगी, एल्कीन आएगी। अच्छा जनाब, अब हमारे पास दो तरह के एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं, एक होता है E1 और एक होता है E2। टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन देखें, अगर आपको यहाँ से मैं पूरा पेज दिखाऊं, एलिमिनेशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, E1 एंड E2। E1 पहले मैं कराती हूँ आपको। E1 elimination reaction, it is a unimolecular और टू स्टेप रिएक्शन। ये याद रखिएगा, मैं लिखा भी है आपके लिए कि यूनिमोलिकुलर यानी रिएक्शन जो है उसका रेट जो है वो एक ही मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा होता है, इसे यूनिमोलिकुलर कहते हैं। लेकिन स्टेप इसके दो होते हैं, यानी कि जो एलिमिनेशन आपने दिखानी है वो दो स्टेप में दिखानी है। तो मैं इसका पूरा मैकेनिज्म आपको बताने लगी हूँ। अगर गौर से देखें तो आपके पास एलिमिनेशन E1 जा रहा है। मैकेनिज्म में आप देखें, फर्स्ट स्टेप की हेडिंग आयनाइजेशन एंड कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन, आप यहाँ पे साथ ही इसके लिख सकती हैं, और कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन। ये पहली स्टेप की क्या है, हेडिंग है आपके पास। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ E1 रिएक्शन और मैकेनिज्म इज आयनाइजेशन और कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन। कैसे कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन होती है, अगर आप इसमें देखें तो मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, एक लंबा चौड़ा सा आपके पास लिया हुआ है, प्रोडक्ट लिया हुआ है। अगर मैं इससे भी ज़्यादा सिंपल में अगर मैं आपके पास लेके जाऊँ ना, तो मैं इसको आपको ऐसे दिखा देती हूँ। ये वाला ना देखें आप, यहाँ देखें आप, यहाँ आपको ज़्यादा समझ आएगा। ये देखिए आयनाइजेशन दिखाइए, फर्स्ट स्टेप इसका, ठीक है, आयनाइजेशन स्टेप होती है, अगर आपको क्लियर ना, ये देखें, ठीक है, आयनाइजेशन स्टेप। और यहाँ दोबारा लिखिए कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन, यहाँ लिखें आप, ठीक है, कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन। सो फर्स्ट स्टेप इज़ अ स्लो स्टेप, जिसमें आपका फ़कत जो हैलोजन एटम है वो क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। जैसे ही वो रिमूव होता है आपके पास कार्बोनियम आयन वहाँ पे बन जाता है, बाकी चीज़ें जो आसपास हैं वह सच रहती हैं। और क्योंकि यहाँ पे मुझे कंडीशन क्या है कि मैंने टर्शियल एल्काइल हैलाइड लेना है, तो बेटा मैंने यहाँ पे जिसके साथ हैलोजन को जोड़ा हुआ है, जिस कार्बन के साथ, उसको टर्शी बनाया हुआ है, 1 2 और ये 3, यानी जिस कार्बन के साथ मैं हैलोजन जोड़ूंगी यानी लगाऊंगी उसको मज़ीद 3 कार्बन के साथ जुड़ा होना चाहिए। सो दिस टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड टर्शियल एल्काइल हैलाइड। सो इन E1 mechanism, E1 elimination reactions, tertiary alkyl halides are used. So in first step, ionization of the tertiary alkyl halide, it is a slow step reaction, कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन होती है, अनस्टेबल होता है और साथ है X नेगेटिव आपका निकल जाता है, ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। यानी जब मैं X की बात करती हूँ तो वो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कोई भी हो सकता है, ठीक है, ये तीनों के तीनों।
उसके बाद अगर गौर से देखें आप तो सेकंड स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अब हम आपकी एल्कीन प्रोडक्ट बननी है। मैं बार बार इस लेक्चर में आपको बताती हूँ कि आपके एलिमिनेशन प्रोडक्ट की जो एलिमिनेशन प्रोडक्ट है वो एल्कीन है, डबल बॉन्ड बनाना है आपने। सो सेकंड स्टेप इज़ एक्सट्रैक्शन ऑफ बीटा हाइड्रोजन बाय बेस। अब आपने अंदर बेस डाली, ठीक है, बेस डाली हुई है, वो क्या करेगी बेस, वो जो कार्बोनियम आयन के साथ वाला कार्बन है, जो बीटा कार्बन है, उसका बीटा हाइड्रोजन खाने के लिए बेस उस पर अटैक करेगी। ये देखें गई, हाइड्रोजन को कहेगी आप मेरे साथ आ जाओ, ठीक है, ये देखो ये उसको एब्स्ट्रैक्ट करने गई है, उसको खाएगी, ईट करेगी, कर लिया, एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, ले आई। अब ज़ाहिर है हाइड्रोजन को तो ले आई, बॉन्ड वहाँ छोड़ आई। अब जो बॉन्ड वहाँ पे रहेगा वो बॉन्ड फ़ौरन दूसरे कार्बन दोनों कार्बन के दरमियान शिफ्ट कर हो जाएगा, ताकि ये कार्बोनियम आयन जो बना था ये स्टेबलाइज हो जाए। सो अगर अगला आगे आप देखें तो वहाँ डबल बॉन्ड बन गया और हमारी जो बेस थी उसके साथ हाइड्रोजन आ जाएगा। अब जहाँ पे बेस के साथ हाइड्रोजन आता है ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, इसका थर्ड स्टेप भी बनता है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, अब रिएक्शन के अंदर क्या क्या मेरा बचा है, एक्स नेगेटिव बचा था पहले स्टेप में, दूसरे में बी एच आ गया। तो बेस यहाँ पे एज कैटलिस्ट यूज़ हो रही है, तो इसका जो थर्ड स्टेप बनता है वो रीजेनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट में आपके पास क्या आनी चाहिए, वापस बेस पलट के आनी चाहिए जो हमने डाली थी, ठीक है। तो रीजनरेशन के लिए आपके पास बी और एच जो पॉजिटिव था उसके अंदर एक्स नेगेटिव, ये सोल्यूशन के अंदर तीन चीज़ें हैं, इन तीन चीज़ों में से एच एक्स बन जाएगा और बेस दोबारा हमारे पास एच एक्स बन जाएगा और बेस हमारे पास आ जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि पूरे एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर जो बेस थी वो यूज़ हुई एज कैटलिस्ट यूज़ हुई, ठीक है। ये बात समझ आई, आसान हो गया एलिमिनेशन रिएक्शन। E1 का मैकेनिज्म, E1 मैकेनिज्म है ये क्या, यूनिमॉलिक्यूलर, लेकिन ये मल्टी स्टेप है, ये 2 स्टेप है। अगर देखा जाए तो ये मैंने आपको 3 स्टेप सिखाया है। फर्स्ट स्टेप formation of carbonium ion and ionization of alkyl halide, especially tertiary alkyl halide. In second step, abstraction of beta hydrogen and the formation of double bond यानी कि alkene बनेगी. And third step is the regeneration of the catalyst. इसका मतलब ये हुआ कि बेस इन दिस होल रिएक्शन बेस एक्ट एज कैटलिस्ट। सो इन लास्ट स्टेप बेस जो है वो दोबारा हमने रीजनरेट करनी है, तो एच एक्स मॉलिक्यूल बन जाएगा जो बेस के साथ हाइड्रोजन वो लेकर आई थी, एब्स्ट्रैक्ट करके लाई थी, वो दोबारा हमारे पास जो है वो एच एक्स बन जाएगा और बेस हमारे पास रीजनरेट हो जाएगी। अच्छा जी, ये तो बात हो गई कि ये हमारे पास E1 और E2 का वो था, लेकिन इसी में अगर आप देखें तो मैं इसका अगर रेट लिखने जाऊँ ना तो रेट क्या होगा इसका, ये यूनिमॉलिक्यूलर है। रेट ऑफ E1 जो है वो किसके बराबर होगा, रेट इज इक्वल टू ओनली RX। और RX बेटा इसमें क्या चीज़ होगी, RX को आपको याद होना चाहिए, यहाँ जो R है वो आपका टर्शरी होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, टर्शरी होना चाहिए। R का मतलब है ये टर्शियल का हाइलाइट यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है, ओके। तो और अगर एक ही आपका मॉलिक्यूल यूज़ हो रहा है तो इसका अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखूँ तो ये क्या होगा, अगर यहाँ पे मैं लिखूँ आपके लिए ऑर्डर इसका क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा। क्यों कि आपके एक्सपोनेंट की पावर एक ही है, ठीक है, फर्स्ट। सो E1 इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आपके पास ये पूरे का पूरा पेज अगर इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी, डन। अच्छा, इसी के साथ E2 मैकेनिज़्म आ जाए। E2 मैकेनिज़्म यानी दूसरा, दो थे ना, E1 और E2 हमारा सेकंड वन है। E2 मैकेनिज़्म, इट इज़ अ बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, इट इज़ अ वन स्टेप रिएक्शन, और इसमें जो एल्काइल हाइलाइड यूज़ होगा वो कौन सा होगा, प्राइमरी एल्काइल हाइलाइड। E1 में यूज़ हो रहा था टर्शियल एल्काइल हाइलाइड एज अ सबस्ट्रेट, और इसमें प्राइमरी एल्काइल हाइलाइड, और इट इज़ वन स्टेप रिएक्शन बट बाय मॉलिक्यूलर। देखो 2 लगा हुआ है एक के साथ, ठीक है, बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन में दो कॉन्सेंट्रेशन, दो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में पूरा रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। अच्छा जनाब, इसमें तो फिर बड़ा आसान हो गया कि प्राइमरी एल्काइल हाइलाइड हम डालेंगे बेस की मौजूदगी में। प्राइमरी एल्काइल हाइलाइड यानी कार्बन के साथ जिसके साथ एक्स लगा हुआ है उसको मज़ीद एक ही कार्बन के साथ जुड़ा होना चाहिए। मैंने इथाइल क्लोराइड ले लिया, यहाँ पे इथाइल हैलाइड ले लिया, ठीक है, अगर आपको नज़र आ रहा है। अब बेटा एक ही जो मैंने एरोज़ आपके लिए बनाए हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक ही रिएक्शन के अंदर बेस जो है वो बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करती है, बीटा हाइड्रोजन
जो है वो भी रिमूव हो रहा होता है। साथ ही साथ वो जो बीटा हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड होता है वो शिफ्ट हो रहा होता है, डबल बॉन्ड बन रहा होता है, और जो एक्स है, जो हेलाइड आइन है, वो वहाँ से निकल रहा होता है। कितना खूबसूरत है, देखें, बेस एब्स्ट्रैक्ट बीटा हाइड्रोजन and bond of hydrogen and carbon shifted between carbon and the halide atom, halide ion, which is attached with alpha carbon, are also eliminate from the reaction. So अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास एक लंबी चौड़ी ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट वो होती है जो अनस्टेबल होती है, ये याद रखिएगा हमेशा, क्या होती है, अनस्टेबल होती है, ये अनस्टेबल होती है, ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होती है। इसमें जो बॉन्ड बन रहा होता है, जो टूट रहा होता है, उसको डॉटेड लाइन में, अगर मैं नज़दीक करके दिखाऊं तो डॉटेड लाइन में बेस हाइड्रोजन को लेने आ रही है, बॉन्ड बना रही है, हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड टूट रहा है, डॉटेड लाइन, बनने वाले और टूटने वाले बॉन्ड मैंने डॉटेड लाइन से शो किए ताकि इसमें आपको ये पता चल जाए कि जो बॉन्ड टूट रहा है या बन रहा है। फिर डबल बॉन्ड अभी बन रहा है, और फिर लास्ट में हमारे पास क्या है कि एक्स भी हमारे पास टूट रहा है। तो पूरी ये जो है ट्रांजिशन स्टेट बन रही है जो अनस्टेबल होती है, और लास्ट में आपके पास डबल बॉन्ड यानी कि ईन प्रोडक्ट बन गया। आपके पास जो मॉलिक्यूल निकला बाहर वो एक्स हेलाइड आइन बना और बी एच बनी, जो लास्ट में रीजनरेट होकर दोबारा बेस जो है वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अच्छा ठीक है बेटा, ये 2 स्टेप आपको समझ आ गए इसमें, ये एक ही स्टेप है, E2 में एक ही स्टेप है, लेकिन रीजनरेशन का मैं पीछे भी आपको सिखा के आई हूँ और यहाँ पे भी बता रही हूँ कि BH प्लस हेलाइड आइन जब अटैक करेगा ऑन दिस BH, इट गिव्स HX molecule and base molecule again. So in this whole reaction base act as catalyst. तो इसको लास्ट स्टेप में हमने रीजनरेट करना होता है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ये आपने याद रखनी है कि एलिमिनेशन रिएक्शंस में ऑलवेज बेस एक्ट एज अ कैटलिस्ट एंड इट मस्ट जनरेट इन द लास्ट रिएक्शन। अच्छा जी, आप देखें बेस एज अ कैटलिस्ट, ठीक है, ये एमसीक्यूज़ में भी आता होता है, एंटी टेस्ट के जो एमसीक्यूज़ होते हैं उसमें पूछा जाता है। रेट बनाऊंगी तो रेट क्योंकि एक ही स्टेप है, अगर आप देखें तो 2 मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। बेस भी रिएक्शन में नज़र आ रही है पहले स्टेप में, और हमारा सबस्ट्रेट प्राइमरी अल्काइल हाइलाइड भी नज़र आ रहा है। सो दिस रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2 रिएक्टेंट, दैट इज अल्काइल हाइलाइड, प्राइमरी अल्काइल हाइलाइड एंड बेस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बेस। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अ सेकेंड ऑर्डर। सो बिकॉज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, पावर ऑफ सम ऑफ द एक्सपोनेंट और पावर ऑफ द concentration of the reactant is called order of reaction. So E2 का जो order of reaction है वो बेटा आपके पास सेकेंड ऑर्डर बनेगा E2 का। ठीक है, बात देखें, और से देखें, अगर मैं पूरा अगर आपको दिखाऊं, अब आपको देखें ये नज़र आ रहा है। ठीक है, ठीक है, इट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, टोटल एक ही रिएक्शन के अंदर आपको सारी चीज़ नज़र आ रही है। ठीक है, चलिए आज इतना ही। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे कल आप मेरे से कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मुझे लिख के भेजें, फिर मैं आपको आंसर करूँगी। कल ये पूरी वीडियो आपने देखनी है, ठीक है, इंशाल्लाह। ओके, गुड लक।